बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है, रेट कार्ड अवेलेबल है और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है, तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। पहला सवाल यह है कि आपने वेमागिरी आंध्र प्रदेश में और उसके बाद बंगाल में भी आपने कहा है, और इस बात को बहुत नोट की गई कि आप जो गरीबों का पैसा जो भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, आप एक कानूनी सलाह ले रहे हैं कि इसको कैसे वापस लौटाया जाए। और ये अगर ऐसी कुछ हो, ऐसी कोई स्कीम हो, तो शायद दुनिया भर में पहली बार होगा। इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं मानता हूँ देशवासी भी जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ जी। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उन पर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में ज़मीन ले ली है और मामला सीबीआई में चल रहा है, मतलब कि प्रूफ सारा अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए ज़मीन खोई है अपनी पैतृक संपत्ति है, वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी, मैं चाहूँगा कि ज़मीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है, रेट कार्ड अवेलेबल है और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है, तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम, अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने ज़िंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है, उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या, तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, इन सारे नेताओं की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल एडवाइस लूँगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ, इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। तो विक्टिम जो है, अक्यूज्ड है, दोनों को जाना जाता है। हाँ, ट्रेल भी है और इसलिए बड़ी आसानी से संभावना है। तो अब तक हम अलग अलग बाबत विषयों में 17,000 करोड़ रुपये, ये देश में नहीं दुनिया में भी शायद पहली घटना होगी, 17,000 करोड़ रुपये हम वापस दिए थे। और मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया ने इसकी चर्चा नहीं की, वरना ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, सबसे बड़ा। क्योंकि चर्चा ये तो होती है चोरी होती है जो वो जेल चला गया, लेकिन गरीब का क्या, मैं गरीब को देना चाहता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी सोच है। क्या आपको लगता है तीसरे कार्यकाल में आप ये कर पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर? ऐसा है, मैंने किया तो एक सक्सेस स्टोरी है जी, एक्सपीरियंस है, लेकिन हर चीज़ में लीगल एडवाइस लेनी पड़ती है। मैं हवा में गोली नहीं चला सकता, लेकिन 17,000 करोड़ रुपया देने के कारण मेरा विश्वास है कि मैं दे पाऊंगा। और दूसरा, हमारे पास यानी हमारी एजेंसीज के पास करीब 1.25 करोड़ रुपए के जमा पड़े हैं जी, लूटे हुए इनके जी। ये आप देखते होंगे टीवी पर, नोटों के पहाड़ के पहाड़ मिल रहे हैं जी। ये किसी को तो है ना, और गरीब आदमी के ही होते हैं जी, मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, तो उनका हक है, उनको वापस मिले। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये कर पाएंगे तो दुनिया की पहली ऐसी स्कीम होगी और ये बहुत नोट की जाएगी।
और एक स्टैंडर्ड बन जाएगी, एग्जाम्पल बन जाएगी पूरे दुनिया के लिए, और एक डर का माहौल भी बन जाएगा कोई अगर भ्रष्टाचार देखिए, करे एक तो हम तब कर सकते हैं जब हम पर कोई दाग नहीं होता है, हम खुद कहीं इस प्रकार में लिपटे नहीं होते, तब बड़ी हिम्मत के साथ हम जाते हैं तो सामान्य मानवी को विश्वास होता है यार मोदी कह रहा है तो जरूर कुछ करेगा। और मान लीजिए 10 में से उसको 8 पैसा मिला वापिस, तो भी इसको लगेगा कि ठीक है मेरा 2 पैसा हम नहीं ले पाए, ठीक है 8 लाने के लिए तो मोदी ने मेहनत की है, ये उसको मैसेज जाएगा। जी प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि आप 2014 में आप जब सत्ता में आए तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई थी, उसके बेसिस पर, आपकी लीडरशिप के बेसिस पर, आपके गुजरात के ट्रैक रिकॉर्ड पे बेसिस पर 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, अब भी वो लड़ाई क्यों चल रही है? पहली बात, हम ख़त्म क्यों नहीं कर पाए इसको? दूसरी बात है कि विपक्ष कहती है कि ICE, इनकम टैक्स, CBI और ED, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि क्या ये संभव है कि सिर्फ हमारे ही नेता भ्रष्ट हैं? क्या बीजेपी के कोई नेता भ्रष्ट नहीं है? बीजेपी की कर सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रही है? तो इस पर अगर आप रिस्पॉन्ड कर। हमारे देश में चर्चा का रूप कैसे बदलता गया। पहले सभी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना एक फैशन थी, लेकिन करना वही गोरख धंधे और सबके सामने बड़े सफेद दूध जैसे दिखाई दे रहा। जब से मैं आया हूं तो पोल खुलने लगी है कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे उन्हीं के हाथ पैर में गड़बड़ है। अब ये चीजें सबूतों के सामने आई हैं। अब उनको लगा है कि हम भी जो उपदेश देते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, अब दे नहीं पाएंगे, तो उनका बोलना बंद हुआ तो उनको लगता है कि यार पहले तो हम भी भ्रष्टाचार को गाली दे करके अपनी वो कर लेते थे, अब वो कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कोई मुझे कहे भाई 2014 में मुझसे मीडिया क्या पूछता था कि भाई 2014 में आप भ्रष्टाचार पे इतने आरोप लगा कर के आए, एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे ये पूछा जाता था एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं किसी को बदला तो लेना नहीं चाहता था, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने सरकार में खुली छूट दी थी कि कानूनन तरीके से जो भी चीज़ें हैं बारीकी से वेरीफाई कीजिए, और अगर मेरी पार्टी का होगा या किसी और पार्टी का होगा, पॉलिटिकल होगा या नॉन पॉलिटिकल होगा, व्यापारी होगा या ब्यूरोक्रेट होगा, ड्रग माफिया होगा कि गन माफिया होगा, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं मेरी अपनी टीम सरकार की सिस्टम का मेरे यही वाक्य होते हैं। उन्होंने अपना काम शुरू किया और मुझे गालियां सुननी पड़ रही थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कुछ नहीं निकाला नहीं। जैसे एक और मुख्यमंत्री है जो बहुत बड़ी बातें करते, शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी थी, कितना बदनाम किया था। और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला जी का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से हूँ, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए और जीवन के आखिरी दिन में जिस प्रकार से उनको बदनाम किया गया, मैंने उनको देखा है निकट से, मैं ये बातें गले मेरे नहीं उतरती थी, और इसलिए मैं सीरियस था कि भाई रियलिटी क्या है। और सरकार में आने के बाद मुझे सुविधा थी। हम धीरे धीरे करते देखे तो 17 में 18, 19 बाद में धीरे धीरे करके चीजें, अब जब 1.25 लाख करोड़ रुपया दिखता है आपको अटैच, आपको कैश के ढेर दिखते हैं, उसके बाद आप कैसे कह सकते हो कि ईडी सीबीआई गलत कर रही है? मान लीजिए पुलिस वाले ने किसी को खून से रंगे हुए चाकू के साथ पकड़ा, फिर आप कहेंगे कि ये पुलिस गलत है, गलत आदमी को पकड़ा है, कैसे गले उतरेगा जी? देश देख रहा है जी। और इसलिए मैं मानता हूँ, दूसरा मेरा अपना ट्रैक रिकॉर्ड जी, इतने साल में रहा। आपको याद हो मेरे यहाँ अमर सिंह चौधरी लीडर तो अपोजिशन थे, जी, उनका ऑफिशियल बयान था कि भाई मोदी जी पर हम बाकी सब करेंगे, लेकिन हम उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकते। ये लीडर तो अपोजिशन का, और वो एक बार मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई मोदी जी पर ऐसी बात नहीं कर सकते, उनकी सरकार पर भी नहीं कर सकते, ये उनका बयान था।